आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको कहा था कि 25 तारीख से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो आज हमारी पहली क्लास है वो साइंस की, ठीक है ना। पार्ट 1 है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ये फर्स्ट आपका लेसन है, हमारे आसपास के पदार्थ। हम इस पार्ट में पदार्थ के बारे में पूरा समझेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम अपने लेसन को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो दिखाई देती है, विभिन्न प्रकार की हमें चीज़ें दिखाई देती है। इन वस्तुओं को, इन चीज़ों को ही हम क्या नाम देते हैं, ठीक है ना, पदार्थ नाम देते हैं। ठीक है ना, समझ में आया ना। जो भी हमारे चारों ओर वस्तुएं हैं, जो भी सामान हमारे चारों ओर पड़ा हुआ है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। वैज्ञानिक इसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। इन चीज़ों से हम क्या घिरे हुए हैं, हम वस्तु से घिरे हुए हैं, हम पदार्थों से घिरे हुए हैं। ठीक है ना, वस्तु का ही दूसरा नाम क्या, पदार्थ है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात ये आती है कि जो ये पदार्थ है ये विभिन्न आकार के हैं। इनका आकार क्या है, देखो विभिन्न आकार, अलग अलग आकार है। क्या सभी संसार की वस्तुएं एक ही आकार की है, क्या नहीं है। सभी वस्तुओं का आकार क्या है, भिन्न भिन्न होता है। समझ में आ गया ना। सभी वस्तुओं का जो द्रव्यमान होता है वो भी, द्रव्यमान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी वस्तुओं का रंग, गंध, इन सभी में भी क्या होती है, चमक में, हर प्रकार के गुणों में क्या होती है, कुछ न कुछ भिन्नता होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं ये पदार्थ भी कई प्रकार के होते हैं। ये पदार्थ भी क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, सारे पदार्थ एक ही प्रकार के नहीं, ये भी कई प्रकार के होते हैं। और ये सब पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थों का क्या होता है, कोई न कोई आकार होता है। इनका कोई न कोई आकार होता है। सभी जो पदार्थ हैं, सभी जो पदार्थ है उनमें द्रव्यमान होता है। उनमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, द्रव्यमान होता है। ठीक है ना। द्रव्यमान का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु जिस द्रव्य से मिलके बनी हुई होती है और उसका जो कितना जो द्रव्य है उसमें उसका कितनी वैल्यू है, वो उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को हम इंग्लिश में मास कहते हैं। द्रव्यमान के ऊपर हम चर्चा आगे विस्तार से करेंगे। ठीक है ना। अभी तो द्रव्य का मतलब होता है उसका, अपनी भाषा में हम सामान्य रूप से कह सकते हैं उनका वजन। उनका क्या है, वजन। समझ में आया ना, उसका वजन। ठीक है। और द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, और अभी द्रव्यमान का मापन किस में किया जाता है, किलोग्राम में किया जाता है, जिसका सिंबल क्या होता है, केजी। जैसे आपके पास कोई एक वस्तु है, ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे लोहे की वस्तु है, ठीक है ना, लोहे की कोई वस्तु है, ठीक है ना, लोहे की वस्तु है। अब इसका आपने वेट किया, ये आई 5 किलोग्राम। आपने कहा कि इसका जो वजन है, इसका वेट है वो 5 किलोग्राम है। तो ये 5 किलोग्राम क्या है, इस लोहे की वस्तु का द्रव्यमान है। समझ में आ गया ना, द्रव्यमान। भार और द्रव्यमान में भी अंतर है। ठीक है ना, ये इसका वजन जो द्रव्यमान हो गया है। समझ में आ गया। अब देखिए, जो पदार्थ होते हैं, इस पदार्थ की एक परिभाषा क्या है। पदार्थ को इंग्लिश में हम मैटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मैटर। और एक इसका इंग्लिश नाम और है, सब्सटेंस। क्या कह सकते हैं, सब्सटेंस। समझ में आ गया ना। मैटर कहो, सब्सटेंस कहो, एक ही बात है। इसको हिंदी में पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, पदार्थ का एक हिंदी नाम और है, ये भी समझ लीजिए, छोटी छोटी बात है। पदार्थ का हिंदी नाम और है, इसको हम द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्य। द्रव नहीं, देखो द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ। द्रव्य यानी कि पदार्थ का ही एक दूसरा नाम, यानी कि पर्यायवाची शब्द है द्रव्य। समझ में आ गया ना, मैटर। ठीक है। अब इससे आगे हम चलते हैं कि पदार्थ की परिभाषा क्या होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए पदार्थ किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा मैं बता रहा हूँ। हमारे चारों ओर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु, हमारे चारों ओर, हमारे, देखो लिखना, अब मैं बोलता भी जा रहा हूँ, मैं सारे वर्ड नहीं लिखूंगा। हमारे चारों ओर पाई जाने वाली, पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जिसका
जिसका, अगले पेज पे ले रहा हूं, कोई आकार, जिसका कोई आकार एवं द्रव्यमान होता है। देखो, आकार एवं द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। देखो, इसमें दो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं। द्रव्यमान, उसका एक तो है द्रव्यमान, एक है आकार। देखो, जितनी भी वस्तुएं होती है उसका कोई न कोई आकार होता है, ठीक है, और उनका कोई न कोई द्रव्यमान होता है। ऐसा नहीं कि कोई द्रव्यमान से लेस है, ठीक है ना। मास लेस तो है ही नहीं है, मास लेस तो ईश्वर है, भगवान को कह सकते हैं, आत्मा होती है, इनका कोई द्रव्यमान नहीं मान सकते अपन, ठीक है ना। समझ में आया ना। तो हमारे आसपास उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिनका कोई आकार होता है, जिनका कोई न कोई द्रव्यमान होता है, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। अच्छी तरह से आप समझ गए। देखो, द्रव्यमान का एक हिंदी नाम और बताऊं जो आपको देखने को मिलता है। इंग्लिश में तो मास कहते हैं, समझ में आ गया ना। और इसका एक हिंदी नाम और है, इसको आप समहति के नाम से भी जानते हो, इस प्रकार से समहति, ठीक है ना। लोग इसे सहती कहते हैं, सहती नहीं, समहति है ना। समहति को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। तो चाहे ये शब्द आपको देखने को मिले, चाहे ये शब्द देखने को मिले, एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। जैसे जल, पानी का पर्याय होता नहीं होता ना, अलग अलग, ठीक है। वैसे आगे के पर्यायवाची होते हैं अलग अलग। उसी प्रकार से ये द्रव्यमान का एक पर्यायवाची है जो हमें किताबों में देखने को मिलता है। समहति या द्रव्यमान एक ही चीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम पदार्थ के ऊपर सामान्य चर्चा करते हैं कि जो प्राचीन काल से ही मनुष्य, ठीक है ना, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही जो मनुष्य है, ये हमारे आसपास के जो पदार्थ है इनको समझने का प्रयास करता रहा है, ठीक है। हमारे प्राचीन भारत के, देखो कहाँ के, हमारे प्राचीन भारत के, थोड़ा झूम कर देते, किताब से भी हम पढ़ते रहते हैं। प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने, ठीक है ना, हमारे प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को, अब आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में, प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने भागों में बांटा? प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने भागों में बांटा? तो 5 भागों में बांटा, ठीक है ना। हमारे भारत के जो दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने पदार्थ को 5 भागों में बांट दिया। अब वो 5 भाग कौन कौन से हैं उनके नाम में यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। उन्होंने पदार्थ का जो 5 भाग में एक उन्होंने भाग नाम दिया कि वायु एक पदार्थ है सर। उन्होंने कहा कि वायु एक पदार्थ है। दूसरा नाम उन्होंने दिया पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब होता है मिट्टी। पृथ्वी का अर्थ क्या होता है? मिट्टी। समझ में आया। तीसरा उन्होंने कहा कि भाई अग्नि, अग्नि यानी आग, अग्नि यानी आग। अगली स्लाइड पे ले ले, वापस लिख देता हूँ मैं। पहला है उन्होंने प्रकार बताया है वायु। क्या बताया है? वायु। दूसरा उन्होंने क्या बताया? पृथ्वी। पृथ्वी को अपनी भाषा में हम कह सकते हैं मिट्टी, ठीक है ना, मिट्टी। तीसरा उन्होंने कहा कि भाई अग्नि, ये अग्नि भी एक पदार्थ है साहब। उन्होंने क्या कहा? अग्नि भी एक पदार्थ यानी कि आग। चौथा उन्होंने कहा कि भाई जल है। क्या कहा? जल। और पांचवा उन्होंने कहा आकाश। ये आकाश भी एक क्या है? पदार्थ है। आकाश, ठीक है ना, जो भी हमें चीज़ें दिखाई देती वो सब कुछ का पदार्थ है। तो हमारे प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थों को 5 भागों में बांटा है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। अब देखो, अगली रोचक बात यह है कि इन 5 पदार्थ के रूपों को उन्होंने पंच तत्व कहा। क्या कहा? पंच तत्व कहा। पंच तत्व है। और उन्होंने कहा कि इन्हीं पंच तत्वों से ये जो 5 तत्व अभी हमने लिखे ना, इन्हीं पंच तत्वों से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। संपूर्ण सृष्टि का, ठीक है ना, संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ठीक है। इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी आपको वस्तुएं दिखाई दे रही है, जितनी भी आपको क्या दिखाई दे रही है? वस्तुएं। चाहे ये वस्तुएं सजीव हो, चाहे ये वस्तुएं निर्जीव हो,
हमारे दार्शनिकों ने कहा कि इन पांचों तत्वों से संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण सृष्टि की वस्तुएं बनी हुई है, यानी कि सृष्टि इनसे बनी हुई है। ये जो पंच तत्वों से बनी हुई जो वस्तुएं हैं, इनसे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि चाहे ये वस्तुएं सजीव हो चाहे निर्जीव हो, इनमें पंच तत्व है, इनमें पंच तत्व है और इन्हीं से ये मिलकर के बनी हुई है। समझ में आ गया? यहाँ लिखा हुआ देखो पंच तत्व। अब आपसे परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है, पंच तत्व कौन कौन से हैं? पंच तत्व कौन कौन से हैं, लिखो। पंच तत्व कौन कौन से हैं तो लिखो। तो अभी मैंने आपको बता दिए पंच तत्व यहाँ लिखे हुए, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये पंच तत्व हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, पंच तत्व समझ में आ गया। इन्हीं पंच तत्वों से सजीव या निर्जीव जो भी वस्तुएं हैं वो सभी बनी हुई हैं। अब और रोचक बात देखिए, हमारा शरीर, हम सजीव हैं भाई, पेड़ पौधे, गाय भैंस बकरी, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट, ठीक है ना, सारे के सारे ये क्या है? सजीव है। तो सजीव का शरीर, सजीव में हम भी आते हैं भाई, हम भी आते हैं ना, हम भी आते हैं, हम भी सजीव है। तो हमारा जो शरीर है वो भी इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। तो एक देखो प्रश्न, और प्रश्न एक घुमावने वाला प्रश्न बन गया कि भारतीय दार्शनिकों के अनुसार हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर के बना हुआ है? तो 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर के बना हुआ है? 5 तत्वों से। उनके नाम लिखिए, तो नाम हम लिख देंगे, याद में हो गया है। अब देखिए, हमारे भारत के जो दार्शनिकों का ऐसा विचार था, उसी समय यूनान के, देखो ये लिखा हुआ, उसी समय जब हमारे जो भारत के दार्शनिकों ने ये बात कही पंचतत्व के बारे में, उसी समय यूनान के दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार से वर्गीकृत किया। जैसा भारत के लोगों ने किया दार्शनिकों ने, वैसा का वैसे यूनान के, कहाँ के? यूनानी जो दार्शनिक थे उन्होंने भी हमारे भारत के दार्शनिकों की क्या की? कॉपी की, इनको फॉलो किया और इन्होंने भी ऐसा ही, जैसा हमारे यहाँ के दार्शनिकों ने बताया वैसा उन्होंने बताया, ठीक है ना। किताब की बात ये हो गई। उसके बाद देखिए, जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ को वैज्ञानिक जो होते हैं गुण धर्मों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटते हैं। पदार्थों को वैज्ञानिक क्या करते हैं? गुण धर्मों के आधार पर, उनके गुण जो होते हैं ना भाई, आप जैसे हमारे में कौन कौन से गुण है, तो गुण के आधार पर हमारी पहचान होती कि नहीं होती है? आपकी भी अपने गुणों के आधार पर पहचान होती है, इसलिए अच्छे गुण हमें होना चाहिए तो हमारी अच्छी पहचान बनेगी। तो पदार्थों को गुणों के आधार पर, किसके आधार पर? गुणों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो वैज्ञानिकों ने पदार्थों को गुणों के आधार पर 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। भौतिक गुणधर्म वाले भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, ठीक है ना। पदार्थ के 2 प्रकार के गुणधर्म उन्होंने बताया कि भाई भौतिक गुणधर्म है, ये रासायनिक गुणधर्म है पदार्थों के, ठीक है ना। भौतिक गुणधर्म के आधार पर इन पदार्थों को डिवाइड किया जाए और ये रासायनिक गुणधर्म है। यानी कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है, मेरा कहने का आशय यह है कि पदार्थों के जो गुणधर्म होते हैं, ठीक है ना, उन गुणधर्मों को हम मोटे रूप में 2 भागों में बांट सकते हैं, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। समझ में आ गया ना। इस पाठ में हम केवल, इस अध्याय में हम केवल पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। पदार्थ के कौन से गुणों का अध्ययन करेंगे? भौतिक गुणों का ही हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पदार्थ किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, समझ में आ गया। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पंच तत्व क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो है भौतिक गुणधर्मों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो, पहला ही टॉपिक हमारा क्या है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, फिजिकल, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक स्वरूप के बारे में। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है? तो इसमें देखो पहला बिंदु दे रखा है, इन्होंने पहला बिंदु दे रखा है कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। इन कणों को, जनरल बात कर रहे पहले, इन कणों को हम नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। पदार्थ का जो सबसे
छोटा से छोटा कण होता है उनको हम नग्न आँखों से भी नहीं देख सकते हैं। तो पदार्थ के इस सूक्ष्म कण को हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? परमाणु कहते हैं। समझ में आ गया? इन्हीं परमाणु के आपस में जुड़ने से अरबों खरबों करोड़ों की संख्या में परमाणु आपस में जुड़ करके पदार्थ का निर्माण करते हैं। समझ में आया? तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप का पहला गुण है कि पदार्थ जो होता है कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो अब इस देखो किताब की लैंग्वेज में भी हम पढ़ते जाएंगे कि प्राचीन काल के जो लोग थे, बहुत समय पहले जो लोग, उनकी विचारधाराएं थी प्राचीन काल के लोगों की, जो पदार्थ होते हैं ये लकड़ी के टुकड़ों की तरह, किसकी तरह? लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत है। ठीक है ना? लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत है, ऐसा वो मानते थे। ठीक है? जबकि कुछ लोग, देखो सभी की विचारधारा एक नहीं हो सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि जो पदार्थ है ये रेत की तरह, पदार्थ जो है रेत की तरह है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। रेत की तरह है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। इस प्रकार की विचारधाराएं प्राचीन काल में थी। कुछ लोग तो मानते भी लकड़ी की तरह, पत्थर की तरह, ये तो सतत है, कंटिन्यूस है। जबकि कुछ लोग मानते थे नहीं, ये रेत की, जो रेत के कण होते हैं बारीक, उसी प्रकार छोटे छोटे कणों के द्वारा ही ये पदार्थ बने हुए होते। इस प्रकार की विचारधाराएं प्राचीन काल में थी। समझ में आ गया? परंतु मैं आपको बता दूं कि वर्तमान जो हमारी विचारधारा है कि जो पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर के होते हैं। ठीक है? इन छोटे से छोटे कणों को हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है ना? परमाणु जो होता है पदार्थ का सबसे अंतिम कण होता है। इसको आगे हम विभाजित नहीं कर सकते। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, देखो आपसे पूछे पदार्थ की सबसे छोटी इकाई या कण, सबसे छोटी इकाई, ठीक है ना? सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई का नाम है परमाणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? परमाणु। ठीक है ना? परमाणु को और आगे हमें विभाजित यानी कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये एंड है कण का। ठीक है ना? पदार्थ के। अब देखिए पदार्थ जो होता है छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। इसको हम एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे, क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। देखो क्रियाकलाप अपने हिसाब से हमारी सुविधा के अनुसार हम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो एक ये कह रहा है कि भाई गिलास ले, बीकर ले, कुछ भी ले। ये जैसा आपने एक बीकर ले लिया, ये क्या ले लिया आपने? बीकर ले लिया। इसमें आपने ये 100 ml का हो सकता है, 200 ml का, जैसा भी आपके पास जिस भी आकार में है वैसा आप ले लीजिए। बीकर नहीं तो कोई घर का बर्तन ही ले लीजिए। अरे घर, अपन घर, आप इसको घर पे कर सकते हो। ठीक है ना? आप गिलास ले लीजिए, कोई भी बर्तन आपके जो भी आपके चारों ओर अभी पड़ा है उसको ले लीजिए। ठीक है? इसमें आपने क्या डाल दिया? अरे भाई 100 ml पानी डाल दिया। 100 ml मिलीलीटर आपने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। अब ऊपर से आपके घर में शक्कर है, क्या है? अरे भाई शक्कर है ना, शक्कर, शक्कर, ये घर की शक्कर पड़ी हुई। अब आप इसमें क्या करिए? 10 ग्राम, कितनी ग्राम? 10 ग्राम इलेक्ट्रॉनिक कांटे से आप क्या कर लीजिए? 10 ग्राम GM इसमें क्या डाल दीजिए? शुगर डाल दीजिए, शक्कर डाल दी। ये 10 ग्राम हमने शक्कर डाली। एक चम्मच लिया और इसको आपने क्या किया? अच्छी तरह से विलोडित किया, हिलाया। तो आप देखोगे कि लगभग 2 मिनट बाद ये शक्कर थी ना, ये गायब हो गई। अरे शक्कर गायब होगी, कहाँ चली गई? तो इसका अर्थ ये निकला कि जब आपने इस बीकर के अंदर शक्कर डाली पानी के अंदर और उसको हिलाया तो शक्कर के जो छोटे छोटे क्रिस्टल थे वो पानी के अंदर समा गए। अब वो तो बड़े बड़े क्रिस्टल थे, कैसे समाए? तो इस प्रयोग से ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो शक्कर के बड़े बड़े जो दाने थे, क्रिस्टल थे, वो भी छोटे छोटे कणों से, अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए थे। जैसे ही पानी में डाला तो वो वापस अपने छोटे छोटे कणों में विभक्त हो गए और पानी के जो जल के ये जो अणु सूत्र, जल के जो अणु थे, उन जल के अणु के अंदर क्या हो गए? ये जल के अणु के रिक्त स्थान में ये शक्कर के जो कण थे वो समा गए। तो इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी पदार्थ होता है वो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिल करके बना हुआ होता है। उस कण को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उस कण को हम परमाणु कहते हैं।
परमाणु का आकार अत्यंत छोटा होता है, पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई कहलाता है। समझ में आ गया शायद आपको चित्र से। अब मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ पर शक्कर डाली। क्या डाली? शक्कर। शक्कर को आप शर्करा भी कहते हो, अग्नि कहते हो, अरे भाई इंग्लिश में शुगर कहते हो ना। देखो सब चीज़ पढ़ाएंगे आपको। अब इसका मैं आपको सूत्र बताऊं। शक्कर का सूत्र क्या होता है, याद कर लीजिए। C12H22, C12H22O11। बोलो C12H22O11। आप इंग्लिश में याद करो, हिंदी में याद करो, ठीक है ना, समझोगे। C12H22O11। सी यानी कि यहाँ पर शक्कर में कार्बन के जो परमाणु है 12, हाइड्रोजन के परमाणु 22, ऑक्सीजन यानी कि 11 परमाणु अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो एक जो कण यौगिक बनता है वो क्या होता है, शर्करा या शुगर का कण बन जाता है। समझ में आ गया? वेरी गुड। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एक्सपेरिमेंट था ये वाला। देखो ये एक्सपेरिमेंट अभी आपने किया, हमने किया, देखो है ना। तो जब हम शक्कर डालते हैं, शक्कर अगर नहीं है तो आप नमक डाल दीजिए। अगर आप पानी में नमक डालोगे तो नमक के भी छोटे छोटे कण होते हैं जो जल के अंदर समा जाते हैं। और नमक का सूत्र आपको मैं बता दूं, नमक का सूत्र होता है NaCl। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? NaCl। रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। कक्षा 8 में आपने याद किया कि नहीं किया? सोडियम क्लोराइड। समझ में आया ना? NaCl। नमक डालोगे तो भी क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो ये सभी प्रयोग क्या बता रहे हैं कि जो पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा है कि ये पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको सबसे पहले तो इसका डायरेक्ट आंसर बता दूं। यदि परीक्षा में इसी प्रकार का आपके प्रश्न पूछा जाए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हो, देखो ये प्रश्न के रूप में पूछा गया ना, तो आपको लिखना है कि पदार्थ के कण बहुत ही सूक्ष्म छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। देखो लैंग्वेज आप किसी प्रकार से यूज कर सकते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ये भी आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, और इसके आगे लिखेंगे इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे या इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ना? और साथ में आप क्या लिखेंगे? और इन कणों को नग्न आंखों से, कौन सी आंखों से? नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। देखो उत्तर कितना अच्छा बताया मैंने आपको। आप अगर पासबुक में कहीं भी ढूंढोगे ना, इस प्रकार का आंसर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार वापस सुन लीजिए। यदि आपसे कोई पूछ ले या प्रश्न आ जाए सीधा कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, तो इसका उत्तर वापस आप नोट कॉपी पेन लेकर के बैठा करो ना। तो पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन कणों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। कितने पॉइंट हुए? 3, ठीक है ना। बहुत ही छोटे होते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप अगर आप एक्सपेरिमेंट से समझना है, प्रयोग से समझना है, एक्सपेरिमेंट से समझना है कि भाई इतने छोटे होते हैं वास्तव में, ठीक है। तो इसके लिए देखो आप ये प्रयोग कर रखा है, मैं इसको अपने शब्दों में समझा देता हूँ। आप एक कांच का बीकर लीजिए जिसमें आपको 100 ml पानी डालना है। कितना ml? 100 ml पानी डाल देना है। समझ में आ गया? फिर इसमें आप कीजिए पोटेशियम परमैंगनेट। देखो ये पोटेशियम परमैंगनेट का आपको मैं सूत्र भी बता दूं, ठीक है ना। हमारा देखो काम है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ देना। KMNO4 ये किसका सूत्र है? पोटेशियम परमैंगनेट है। समझ में आ गया ना? लाल रंग में होता है ये, लाल दवा के रूप, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट आप क्या डाल दिया? अब ये बीकर लिया था ना 100 ml, इसमें जल डाल दिया। ये 100 ml पानी डाल दिया, जल का सूत्र आप जानते हो H2O होता है। ऊपर से हमने पोटेशियम KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। तो पानी का रंग कैसा हो जाएगा? पानी का रंग रंगीन हो जाएगा ना भाई, लाल रंग हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं रंगीन हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करिए,
रंगीन हो गया ये। अब इनमें से आप क्या करना, फिर 10 ml पानी, 10 ml पानी आप निकाल लीजिए। 10 ml पानी आपको निकालना, फिर ऊपर से 10 ml साफ ताज़ा पानी आपको डाल देना है, ठीक है। फिर आप ऐसा करिए, फिर वापस 10 ml फिर पानी निकाल लीजिए, फिर ऊपर से 10 ml डाल दीजिए, फिर वापस 10 ml निकालते जाइए, ऊपर से 10 ml पानी, और जितना आप निकाल रहे, कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि जितना आप पानी निकाल रहे हैं, अगर 20 ml निकालोगे तो ऊपर से 20 ml मिला दो। तो आप जैसे कि 10 बार आपने निकाला और 10 बार आपने जो और ऊपर से पानी मिलाया, फिर भी आप एंड वाले बीकर को देखिए, इसके रंग में, हाँ पहले देखो ज़्यादा ये रंगीन था ज़्यादा, और बाद में क्या हो गया, हल्का सा रंगीन है, परंतु अभी भी ये रंगीन है। यानी कि कहने का आशय यह है कि अभी भी इस जल के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण है वो अभी भी है, वो बाहर नहीं निकले। 10-10 ml हम जो जल निकाल रहे थे उनमें नहीं निकले। तो इस प्रयोग से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण थे, क्रिस्टल थे, वो बहुत ही सूक्ष्म कण होते। देखो ये लिखा हुआ, बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। और अंततः एक ऐसी स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित, देखो एंड में देखो छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं, और ये कह रहा है कि एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि इन कणों को आगे हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो इस प्रयोग से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए पदार्थ के ये भौतिक गुणों के बारे में दो जानकारियाँ थी। आज मैं इतना ही पढ़ूंगा, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। मुझे लग जाएगा कि हाँ भाई मेरे जो विद्यार्थी है वो पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। मैं तो हमेशा अपनी ऑनलाइन क्लासें, ठीक है, लगाता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा, ठीक है ना। आज से हमारी जो श्री गणेश से शुरुआत है, ठीक है ना। आप अच्छा प्यार दीजिए, आपके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसी प्रकार से साइंस मैथ सभी विषयों की लगेगी क्लासें, ठीक है ना। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको सभी क्वालिटीपूर्ण ऑनलाइन क्लासें दी जाएगी। इसलिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जैसे ही मैं कोई क्लास अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जो भी चीज़ यहाँ से इस चैनल से आपको प्रोवाइड करूँगा वो चीज़ बिल्कुल 102% और 100 से भी ज़्यादा क्वालिटीपूर्ण होगी। उसमें किसी प्रकार की कोई बकवास गंदी चीज़, ठीक है ना, और गलत चीज़ें उसमें बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि आपको मैं बहका देता हूँ कि ये आने वाला, ये नहीं। जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी उसी प्रकार से प्रोवाइड कराऊंगा। और आपके भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए मैं साइंस मैथ हर प्रकार की जो वीडियो अपलोड करूंगा, जिनसे भी मैं क्लासें आपके लिए वीडियो बनाऊंगा वो बहुत ही अच्छा बनाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए आप सब पहला काम अपना ये गुरु दक्षिणा के रूप में, ठीक है ना, आप गुरु दक्षिणा के रूप में केवल अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट आप कर दीजिए कि सर हमें समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी मैं माँ सरस्वती से, भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूँ।